इस वक्त हमारे साथ आज तक और इंडिया टुडे पे मौजूद हैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के 3 साल के काम का आंकलन हो रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा नजर कश्मीर पर है और कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब सरकार ने डीमोनेटाइजेशन से लेके सड़कों के निर्माण तक तमाम काम किए, क्या कश्मीर इस सरकार की कमजोर कड़ी है? कश्मीर की स्थिति काबू में न ला पाना, क्या ये मोदी सरकार का एक बड़ा फेलियर है? राहुल, मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या है इस समय, एक चुनौती है हमारे लिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन कश्मीर की समस्या का हम अस्थायी समाधान निकालेंगे, यह मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। और अस्थायी समाधान निकालते समय हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कश्मीर का ध्यान रखेंगे, कश्मीरियत का ध्यान रखेंगे और कश्मीर के लोगों का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अस्थायी समाधान उसका निकलेगा क्या है? ताकि बार बार इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होती रहे। क्योंकि आपने देखा है पहले भी 2010 में भी, उसके पहले भी कई बार इस प्रकार के हालात कश्मीर में पैदा हो चुके हैं। नहीं तो स्ट्रैटेजी क्या? आप कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन? देखिए, स्ट्रैटेजी का कभी भी खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट किया कि अस्थायी समाधान हम निकालने की कोशिश। ये तो मैं कैसे मान लूं, क्योंकि हर सरकार यही कहती है कि हम परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। अब तक तो किसी सरकार ने यह नहीं कहा होगा कि हम परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। मैं कह रहा हूं कि उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे और उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी भी पूरी तरह से तैयार है। पर आप स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बताना नहीं? स्ट्रेटेजी के बारे में बतलाना भी नहीं चाहिए, आप भी मेरी बात से सहमत हैं। लेकिन मैंने यह भी स्पष्ट किया, अस्थायी समाधान निकालते समय इस बात का हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि कश्मीर, कश्मीरी और वहां की कश्मीरियत, इस पर किसी भी सूरत में कोई आंच न आने पाए। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप ने इन्वेस्टिगेशन दिखाया, ऑपरेशन हुर्रियत, तो हुर्रियत ट्रूथ टेप्स, जिसमें हुर्रियत के 3 शीर्ष नेता कैप्चर हुए, ये कहते हुए कि पाकिस्तान से उन्हें पैसा आ रहा है, ये मानते हुए कि स्कूलों में आग वो लगाते हैं, ये मानते हुए कि पाकिस्तान चाहता है कि जबरदस्त आग लगे और तनाव फैले। उसके बाद आपने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच दिया है। हम जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री के तौर पे आप हुर्रियत के नेताओं के इस कबूलनामे को कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही गंभीर है और वैसे कबूलनामा तो बाद में आया है, लेकिन इस हकीकत से हम लोग पहले से परिचित हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि कश्मीर को बराबर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और कश्मीर के माध्यम से वो पूरे भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और आतंकवाद को भी प्रश्रय यदि कोई दे रहा है, दुनिया का कोई इकलौता देश, तो वह पाकिस्तान ही दे रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने दिखाई, उसके बाद मैंने आपके सहयोगी जनरल वीके सिंह, ये जो आपने स्टिंग ऑपरेशन जो दिखाया है, उसके पहले से ही सारी चीजों की जानकारी हम लोगों को है, समझते हैं हकीकत। फिर भी जनरल वीके सिंह से जब मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि 3-4 चीजें करनी चाहिए और ये सारा आप ही ने करना है, तो उन्हीं की बात मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि एक तो हुर्रियत को बैन कर देना चाहिए। आपकी क्या राय? नहीं, मैं यह कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्या मैं करूंगा। ठीक है, जितने लोगों के सुझाव आएंगे सबके सुझावों पर विचार करेंगे। आपके हिसाब से केस है? हुर्रियत के नेता जो कैमरे पे कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की शहर पे कश्मीर को जलाते हैं, क्या आप उनको आतंकवादी मानते हैं? आपको इस बात की जानकारी है कि पूरे केस को हम लोगों ने एनआईए को है हैंड ओवर किया है और एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है और मैं समझता हूं कि जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा हम सबको करनी चाहिए। एक और सवाल खड़ा हुआ कि जितने भी हुर्रियत के नेता हैं वो 5 स्टार हाउस अरेस्ट में क्यों हैं? वो किसी सेंट्रल प्रिजन में क्यों नहीं है? जम्मू के जेल में है, श्रीनगर के जेल में, वो घर पे हैं, दूध बादाम पानी सब उनको मिलता है, घर पे बैठे जिससे चाहे मिल सकते हैं, आ सकते हैं। अगर इन लोगों पे सेडिशन का, ट्रीजन का, देशद्रोह का इस तरह का मुकदमा बनता है तो ये लोग घर पे क्यों बैठे? देखिए, सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर जो दिखाते हैं कि हमने 26.43 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गार्ड्स की सैलरी पे 309 करोड़ रुपए खर्च हुए सेपरेटिस्ट की सुरक्षा के लिए। मैं मानता हूं खर्च हुए होंगे। तो इतना पैसा हम इन पे क्यों खर्च कर रहे हैं? इनको तो जेल में होना चाहिए। नहीं, ये तो राज्य सरकारें करती हैं ना, केंद्र सरकार ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है उनको। नहीं तो ये राज्य सरकारें करती है। राज्य सरकार भी तो आपकी पहले से ये चला आ रहा है। नहीं तो आप खत्म कीजिए, आगे है। इन सब सारी चीजों का संज्ञान हम लोगों ने लिया है। नहीं तो क्या हम लोग अब क्या करना है ये उचित समय पर सब कुछ। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि हुर्रियत के लीडर्स को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है उस पर आप पुनर्विचार करने को तैयार हैं? मैं कहना चाहता हूं कि सारी चीजों का कॉग्निजेंस हम लोगों ने लिया है,
सारी चीजें हमारे लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, ये मनमोहन जी की और कांग्रेस की सरकार नहीं, यहाँ पे लोगों की उम्मीदें भी जुदा हैं। जब पता चलता है, मैंने पहले ही कह दिया कि हम उम्मीदों पर, लोगों की उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने देंगे। लेकिन राहुल, यदि आप मुझसे यह जानना चाहते हो आप कि हम क्या क्या करने वाले हैं, किसको हम बिहाइंड बार करेंगे, किसके खिलाफ हम केस चलाएंगे और हमारे क्या क्या एक्शन होंगे कश्मीर की समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए, हम इसको कैसे इसका खुलासा कर सकते हैं? हमारी भी तो मजबूरी समझिए। ठीक है, एक शख्स है, एक आतंकवादी है बिट्टा कराटे, जिसको हमने एक्सपोज किया 80-90 के दशक में। उस वक्त पे इंडिया टुडे होता था न्यूज ट्रैक के जरिए, तब भी हमने उसका इंटरव्यू किया जिसमें उसने ये कहा कि 20 कश्मीरी पंडित मारने के बाद मैंने गिनती बंद कर दी। अब जब हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने फिर से इसका स्टिंग किया तो ये कहता है कि 70 करोड़ रुपए दो, मैं कश्मीर को जला दूंगा। पूरा बता रहे कहां से पैसा आता है, कैसे आता है। जज वानी ने जब इसको बेल दी 2006 में, एनडी वानी ने, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ केस बनता है डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट का, लेकिन उस वक्त की प्रोसिक्यूशन ने कोई इंटरेस्ट, टोटल डिसइंटरेस्ट बाय प्रोसिक्यूशन, ये जज वानी के बेल ऑर्डर में लिखा है। तमाम जजेस से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्रालय चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते। मैं, ये आपको भी जानकारी होगी कि इस समय एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस समय चल रही है। कॉग्निजेंस लिया है, बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसका कॉग्निजेंस लिया है हम लोगों ने, क्योंकि दो अलग अलग केस हैं। एक है हमारा वर्तमान स्टिंग, दूसरा ये आदमी, वर्तमान स्टिंग में तो फंड्स की बात हो रही है, कश्मीर को जलाने, ये तो मैस मर्डर की, आतंकवाद की बात हो रही है। सही बात। आप कह रहे हैं कि एनआईए इस मामले की भी तहकीकात करेगा? बिल्कुल कर रही है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एनआईए के द्वारा चल रही है इस केस में भी। इस केस में भी। और अगर आगे चल के एनआईए की रिपोर्ट आने के बाद आप गृह मंत्रालय अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो जस्टिफाइड होगा वह सब करेंगे। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि कश्मीर की जो युवा पीढ़ी है, मैं कश्मीर गया हाल में, वहां के यंगस्टर्स से हमने बातचीत की, जो आतंकवादी नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, आतंकवादी तो कुछ ही लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम की वहां पे जनता है, उनके दिलों को जीतने के लिए गृहमंत्री हम क्या करें? उनके दिलों को जीतने के लिए भी वैसे कई कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए हैं। पहले से भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ और इधर भी कार्यक्रम चलाए हैं। लेकिन ऐसे नौजवानों को जॉब मिलना चाहिए, रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए भी आपको भी जानकारी होगी कि लगभग 10,000 पीएसओs की भर्ती के सीधे हमने आदेश किए हैं। और यहां तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बटालियन भी रेज वहां से की जानी चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों ने यहां से आदेश निर्गत किए हैं। यह सारा प्रोसेस चल रहा है। आपने देखा होगा टेलीविजन चैनल्स पर कि जो रिक्रूटमेंट इस समय हो रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में नौजवान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि लेफ्टिनेंट उमर के खिलाफ आतंकवादियों ने ही कार्रवाई कर दी। तो जो यंगस्टर्स हैं, जो आना चाहते हैं मुख्यधारा में, जो जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वह जो है उमर फैयाज, ये सेकंड लेफ्टिनेंट, जो कि कश्मीर का ही रहने वाला था, जिसको मारा गया है, और साथ ही साथ हमारे कश्मीर के रहने वाले कुछ पुलिस के जवान भी वहां पर मारे गए। और मैं जानता हूं इस हकीकत को कि इसको लेकर आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर के लोगों में भी नाराजगी है। पर विरोधाभास नहीं है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कहती है बुरहान वानी की जब इनकाउंटर में डेथ होती है, उसके बाद कि अगर हमें मालूम होता कि बुरहान वानी यहाँ पे है, हम इसको छोड़ देंगे, हम छोड़ देते। महबूबा का बयान था। आप कहते हैं कि सब्जार को, बुरहान वानी को, मूसा को, सबको मारो। अब आपका मुख्यमंत्री, आप ही का अलायंस पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहा है। हम लोग सीधे ये नहीं कहते कि उनको मारो, उनको एलिमिनेट करो, ये सब कुछ नहीं करते। सारी परिस्थितियों को देखते कब क्या घटना हो जाती है, यह सब सारा डिसीजन ले तो करना ही चाहिए। अगर वो हिजबुल के, लश्कर के आतंकवादी हैं तो क्या करना है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं। क्या आपको लगता है कि महबूबा फुली ऑन बोर्ड हैं जो आप चीजें करना चाह रहे हैं कश्मीर में? क्या तालमेल की कमी है टीडीपी और बीजेपी के बीच, क्योंकि सोच ही और नजरिया ही पूरा जुदा है? नहीं, नजरिया जुदा नहीं रहने पाएगा। नजरिया जुदा है, ये मानकर चलिए। कई सारे कश्मीरी पंडितों ने, गृहमंत्री जी, हम लोगों की कवरेज को पिछले कई दिनों से देखा और उन्होंने कहा कि किसी भी केस में, सरकारी आंकड़ा खुद कहता है कि 298 कश्मीरी पंडित आतंकवादियों ने मारे, किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ। एक आसिया अंद्राबी का पति जेल में, उसके अलावा किसी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ। लोग जानना चाहते हैं कि पिछले 30 सालों में जो नहीं हुआ, 3 दशक में, क्या मोदी सरकार, क्या राजनाथ जी वो कर पाएंगे? निश्चित रूप से करेंगे। जो जस्टिफाइड होगा वह सब करेंगे। पहले समय समय पर जैसे हालात वहां पैदा होते रहे हैं, वैसे हालात पैदा हों, बार बार आगे भी,
हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, ऐसा अवसर भी हम नहीं देंगे। पर क्या आपके हिसाब से सोल्यूशन मिलिट्री सोल्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर सोल्यूशन है, या मिलिट्री? ये मैं नहीं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, बस इतना ही मैं कहूंगा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। कुछ हमारे पास आंकड़े हैं, और मैं जो यह बात कह रहा हूं परमानेंट सोल्यूशन की, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को यह लगता होगा कि परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे लोग। मेरे को भी लग रहा है। हाँ, आपको भी लगता होगा, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूं, हम कश्मीर को ऐसे नहीं जलने देंगे। क्योंकि आप बता रहे हैं नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, हमें समय की गारंटी नहीं दे सकता कि हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने में सारी समस्या का समाधान कर देंगे। अब 47 से जो समस्या चली आ रही है लगातार, अब उसको हम ये नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हमारा प्रयत्न चल रहा है, हम उसका अस्थायी समाधान निकालने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के हवाले से, क्योंकि 3 साल के सरकार के काम पर सबकी नजर है। यहाँ पे यूपीए के आखिरी 35 महीने और बीजेपी के पहले 35 महीने की तुलना की गई है। ये आंकड़ा दिखाता है कि सिविलियन डेथ्स हो या फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स। ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल कह रहा है कि बीजेपी में सिविलियन और जवान दोनों लगभग डबल मरे यूपीए के आखिरी 35 महीने की तुलना में। आपने देखा होगा कि कांग्रेस बार बार ये मोदी सरकार पे आरोप लगा रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2010 में कितने मरे थे जब यूपीए गवर्नमेंट थी? तो ये आखिरी 35 महीने और 35 महीने। आखिरी 35 महीने तो ये 2010 के बाद के होंगे ना, 2010 के नहीं होंगे ना। बेशक, स्वाभाविक है, कभी आंकड़े बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, लेकिन 2010 में जब वहां पर हालात पैदा हुए थे कश्मीर में, बदतर हालात, उस समय कितने थे वो भी उठाकर देखिए और अब भी उठाकर देखिए। उसके पहले भी घटनाएं हुई हैं वहां पर, तब आपको पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 हॉट समर, ये शब्द आपको आईबी के अफसर बताते होंगे कि एक हॉट समर होता है 2010 का, उसके बाद कुछ साल ठीक हो जाता है, फिर से रिवाइव होता है। पिछले साल भी स्थिति खराब थी, इस साल भी कम हो गई। बीच में थोड़े समय के लिए स्थिति सामान्य भी रही है, ऐसा नहीं है कि बराबर जैसे हालात इस समय हैं वैसे ही हालात बराबर रहे हैं। लोगों ने हाल के श्रीनगर के टर्नआउट को देखा, 7%, फिर 2%, और सोचा कि केवल 2% लोग आए वोट डालने के बाय इलेक्शन। क्या है ये हमारे लिए चिंता का विषय है और साथ ही हमारे लिए चुनौती का भी विषय है। हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि हम इसका अस्थायी समाधान निकालेंगे? क्यों कह रहे हैं? इन सब सारे हालातों को देखते हुए, समझते हुए तभी हम कह रहे हैं ना, इसीलिए फैसला किया है ना। चलिए, आप कह भी रहे हैं लेकिन कुछ बता भी नहीं रहे कि एग्जैक्टली सोल्यूशन मैं आपसे पूछना चाहता हूं राहुल, आप तो बहुत ही माने जाने जर्नलिस्ट हो, आप इस देश के माने जाने जर्नलिस्ट हो, आप ये बताओ, क्या हमको ये बतलाना चाहिए कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है समस्या का समाधान करने की? लोगों को आज तो मालूम होना चाहिए। आज तक दुनिया के किसी देश में किसी ने ऐसा किया है कि मैं कर दूं? और क्या मैं इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि हम इसका समाधान निकालेंगे? क्या हमारा कहना पूरी तरह से बेसलेस है, आधारहीन है? नहीं, बेसलेस तो नहीं हो सकता। देश के गृह मंत्री हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन लोग भी जानना चाहेंगे कि और देश ये भी जानता है कि मैं बेसलेस बातें नहीं बोलता हूं। बेशक। चलिए, हम अगर जम्मू कश्मीर के ही किनारे, इतना मैं जरूर कहना चाहूँ, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वहां की समस्या का समाधान चुटकी बजाकर नहीं निकाला जा सकता। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपकी सरकार ने यह कहा था कि जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई और साथ ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो पाकिस्तान को एक मैसेज गया है, बड़ा करारा मैसेज गया है। लेकिन उस मैसेज के बावजूद भी भारत के सैनिकों के सर काटने का सिलसिला, हम पे हमला करने का सिलसिला जारी है। तो संदेश का क्या फायदा अगर जिसको संदेश दिया गया वो माने? फिर आपने दोबारा भी देख लिया, जो करना था वो कर दिया हम लोगों ने। उस समय भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर चला रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, ये सरकार केवल निंदा करती है, यही लोग कह रहे थे ना, आपने देखा। और इसके पहले भी कुछ चैनल्स में हमारे इंटरव्यू हुए हैं, उसमें मैंने पूरी तरह से स्पष्ट किया था। लोग पूछते थे मुझसे, जैसे आज आप पूछ रहे हैं ना कश्मीर के बारे में आप क्या करेंगे, उस समय भी लोग पूछते थे कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, आपकी सरकार क्या करेगी। तो मैंने उस समय भी कहा था जो करेंगे हम बतला कर नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे, पहले ही कहा था। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो नरेंद्र मोदी जी जैसा एक डिसाइसिव लीडरशिप इस भारत को मिली हुई है। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी फिलहाल है क्या? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं सज्जन जिंदल जा रहे हैं, नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं, एक बैक चैनल की बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट में ही टेंशन बनी हुई है। तो हमारी स्ट्रेटेजी आज नहीं बनी है, पहले से ही चली आ रही है, सिलसिला पहले से चला आ रहा है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा
तब तक कोई हल नहीं निकलने वाला है। तब तक इसी तरीके से हम बंदूकें तान के खड़े रहेंगे। अब तो पाकिस्तान को फैसला करना है इसके बारे में, पाकिस्तान को फैसला करना है, पाकिस्तान की आर्मी को फैसला करना है। नहीं, क्योंकि उसमें भी अगर आप देखें कि पाकिस्तान से कितनी इन्फिल्ट्रेशन आ रही है, कितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन आपने आंकड़े उठा, वो भी डेटा है, वो भी डेटा है, वो भी डेटा ये दिखा रहा है कि अगर 35 महीनों की आप तुलना करो, आपके 35 महीने, यूपीए के पहले 35 महीने, वहां पर भी जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हैं, जो आतंकवादी आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। मारे कितने गए? मैं आपको दिखाता हूं। मारे कितने गए? यूपीए के आखिरी 35 महीने में 470 सीजफायर वायलेशन हुए, 85 आतंकवादी घटनाएं हुई। मोदी सरकार के पहले 35 महीने में 1343 सीजफायर वायलेशन हुई और 172 आतंकवादी घटनाएं हुई। मारे कितने गए वो भी तो बताइए। ठीक है, आपने मारे भी ज्यादा बेशक, लेकिन ये दिखाता है कि इसका मतलब कि ये देश यह नहीं कह सकता है कि ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। देश यह नहीं कह सकता है। आप कह रहे हैं ना कि बड़ी संख्या में जो है आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए गए हैं, अब वो हमारे शासनकाल में नहीं, क्योंकि कांग्रेस आपको याद दिला रही है आपके पुराने बयान। जब कांग्रेस के रहते इस तरह का कोई भी अटैक होता था तो आप कहते थे कि सरकार के बस की नहीं है, इसलिए पाकिस्तान मानता नहीं, इसलिए बार बार अटैक करता है। अब कांग्रेस बोल रही है अब तो आप ही बैठे हैं सरकार में, तो अभी तो अटैक हो ही रहा है, फर्क क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, पाकिस्तान तो प्रारंभ से ही इस प्रकार की हरकतें करता चला आ रहा है, लेकिन कश्मीर की समस्या का समाधान, क्योंकि लंबे समय तक इस देश में यदि हुकूमत किसी ने चलाई है तो कांग्रेस ने चलाई है, उसको समाधान इसको प्रारंभ में ही निकालना चाहिए था, लेकिन वो कांग्रेस नहीं निकाल पाई। लेकिन आज तो हम कह रहे हैं ना, समय लगेगा लेकिन इसका समाधान निकलेगा। क्या आप कश्मीर के लोगों से बातचीत करेंगे? देखिए, पहले भी हमने कहा है कि हम सभी स्टेक होल्डर से बात करना चाहते हैं, सभी स्टेक होल्डर से बात करने को हम तैयार हैं। स्टेक होल्डर मानते हैं आप? हुर्रियत को तो स्टेक होल्डर नहीं मानते। अब जो भी हमसे बात करने के लिए आएगा उससे हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो भी बात करेंगे अनकंडीशनल करेंगे, शर्तों के आधार पर कोई बात नहीं होगी किसी के साथ। बात यदि होनी चाहिए खुली बात होनी चाहिए। आउटरीच के लिए मोदी सरकार और राजनाथ जी तैयार है? आउटरीच की आपकी तरफ से पहल हो, लोगों को बातचीत का दावा? जब मैं गया, जब मैं कश्मीर गया, मैं इस देश का गृह मंत्री हूं, जब गया मैंने कहा कि मैं यहां पर आया हूं, जो भी मुझसे बात करना चाहता है सभी से बात करने को तैयार हूं। अब उसके बाद जब ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर गया था, उस समय भी हमारे इस देश के अपोजिशन के 2 वरिष्ठ नेता, जिसमें शरद यादव जी भी थे, सीताराम जी अवसरी थे, ये लोग भी स्वयं मिलने के लिए गए थे हुर्रियत के नेताओं से, और उनको उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा था। तो आप उनको, हुर्रियत को तो स्टेक होल्डर नहीं मानते ना, क्योंकि हमने साबित किया है कि आतंकवादी। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उस समय जो मैंने कहा था, सभी स्टेक होल्डर से मैं बात करने को तैयार, अभी भी अनकंडीशनल बात। पर अगले कुछ हफ्तों में कोई पहल होगी आपकी स्ट्रेटेजी के तहत? कुछ पहल होगी? नहीं, मैं तो बार बार कहता रहा हूं, बार बार कहता रहा हूं कि करना कोई कहे कि हम बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ से दरवाजा कोई कहे कि हम बात करना चाहते हैं, बात करेंगे। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से निकलकर हम लोग चर्चा करते हैं नक्सलवाद की, क्योंकि दावा ये किया गया कि नक्सलवाद के खिलाफ आप, जब मैं गया था आपके साथ उत्तर प्रदेश, आपने मुझे बड़ी विस्तार से बताया था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने नक्सलियों की हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, क्योंकि हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। ये सब आप ही बता रहे थे, और उसके बाद सुकमा हो गया, 25 हमारे जवान मारे गए। तो अब लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर हमने उनके सारे पैसे हड़प लिए, अगर सारा पैसा उनका बर्बाद हो गया, तो हम पे अभी भी हमला कैसे करें? लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे सारे आंकड़े आपने मुझे अभी कश्मीर के मामले में जो बताए हैं, उसी प्रकार के आंकड़े आप इसमें भी देख सकते हैं। मेरे पास है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के हवाले से मैं बताता हूं। यूपीए के आखिरी 35 महीने में 367 सिविलियन डेथ्स हुई, 268 जवान मारे गए। आपके पहले 35 महीने में 442 यानी पहले से ज्यादा सिविलियन डेथ्स हुई, और 278 यानी पहले से ज्यादा सिविलियन जवान भी मारे गए। बिल्कुल साउथ एशिया टेररिज्म होगा उनका होगा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं कह सकता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले के कंपैरिजन में मोर देन 400% सरेंडर किया है नक्सलवादियों ने, और अरेस्ट भी पहले से 40% अधिक हुई है। मैं कहता हूं कि इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में नक्सलवादियों ने क्यों नहीं सरेंडर किया? इसका मतलब कि हम लोगों ने प्रेशर बिल्डअप किया है, उसी के परिणाम स्वरूप वो डिस्परेशन में आए हैं और वो सरेंडर करना है। इतनी बड़ी तादाद में इसके पहले सरेंडर क्यों नहीं हुआ, क्यों हो रहा है? और वैसे जवान तो अभी भी मारे जा रहे हैं। पहले भी कहा था कोई डिस्परेशन में है, कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, एक घटना हो गई है। और आपको इस बात की भी जानकारी है कि यूपीए के शासनकाल में इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं।
लेकिन हमारे लिए छोटी भी घटना होती है तब भी हम उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं।